चलिए, तो आज अपना टारगेट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टारगेट है। एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आता है। अब हम आपको बताते हैं बात क्या है। देखो भाई, एक होता है, अगर हम बात करें तो डीसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर और एक होती है डीसी मोटर। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, इन दोनों में ही आर्मेचर वाइंडिंग होती है। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, इन दोनों में ही क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। इन दोनों में ही आर्मेचर वाइंडिंग होती है। और देखो, डीसी मोटर है, बढ़िया है, डीसी जनरेटर है, बढ़िया है, इन दोनों में ही आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में कॉपर के कंडक्टर होते हैं। कॉपर है और कॉपर के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। डन और नॉट डन? हम नू कह रहे हैं कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर है, इसमें है आर्मेचर वाइंडिंग। और आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, कॉपर के कंडक्टर। जैसे भारत में राज्य हैं और राज्य में डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, ऐसे ही जनरेटर में या मोटर में वाइंडिंग है और वाइंडिंग में कॉपर का तार है। जैसे हमारी साइकिल में कई सारे मतलब आरे नहीं होते क्या, उस तरह से कॉपर के कंडक्टर होते हैं। अब आज मैं पढ़ा क्या रहा हूं, मैं आपको रिश्ता पढ़ा रहा हूं कि आर्मेचर वाइंडिंग का जो टोटल रेजिस्टेंस है, आर्मेचर वाइंडिंग का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसके बीच में, और कॉपर के कंडक्टर भाई बहुत सारे होते हैं, एक जो कॉपर के बहुत सारे कंडक्टर, इनमें से एक जो कंडक्टर है, एक जो कंडक्टर है और एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया R1। इन दोनों का भी, और इसको लिखते हैं हम RA। तो हमारा टारगेट ये है कि RA और R1 इन दोनों का बीच में क्या रिलेशन होता है, ये टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे एकदम अच्छे से। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूं, मेहनत, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर दोनों में ही क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। वाइंडिंग में क्या होते हैं, कॉपर के कंडक्टर। मेरा टारगेट क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग का संपूर्ण रेजिस्टेंस और ये बहुत सारे जो कंडक्टर हैं इनमें से एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये मैं आज फाइंड आउट करूंगा। ये मेरा टारगेट है और अगले 20 मिनट में आपको समझ में आएगा। चलो देखते हैं। यानी कि अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो आज हमारा टारगेट है RA और R1, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, कुछ बात मैं मान लेता हूं, मैंने ये मान लिया कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो टोटल कंडक्टर है, आर्मेचर वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग में टोटल कंडक्टर है वे Z है, जो मैंने मान लिया कि 12 है। मैं ये मान रहा हूं कि मेरी आर्मेचर वाइंडिंग है, उस आर्मेचर वाइंडिंग में कंडक्टर है और कंडक्टर मैंने कितने मान लिए, 12। बढ़िया है। अब ये जो 12 कंडक्टर है इनमें से एक जो कंडक्टर है, 12 कंडक्टर में से एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है जिसको लिखा हूं मैं R1, इसको मैंने मान लिया 2 ओम। यानी कि बहुत सारे जो कंडक्टर हैं इनमें से जो एक कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो मैंने 2 ओम मान लिया। इसके अलावा मैं ये मान रहा हूं कि मेरी मोटर हो, मेरा जनरेटर हो, उसमें जो पोल की संख्या है वो मैंने मान ली कि पोल की संख्या कितनी है, 4। इन तीनों बातों को मान करके मैं आगे चल रहा हूं। सबसे पहले मेरा उद्देश्य क्या है, नौकरी प्राप्त करना, तो उसके लिए गंदी गंदी बातें पढ़नी पड़ेंगी। मेरा उद्देश्य यह है कि आर्मेचर वाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस और उस वाइंडिंग में जो बहुत सारे कंडक्टर होते हैं उनमें से जो एक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है R1, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, ये मेरा उद्देश्य है।
तो सबसे पहले मैंने ये मान लिया कि टोटल कंडक्टर कितने हैं 12। अरे 12 क्या है? क्या है ये? अरे मेरी जो आर्मेचर वाइंडिंग है जिसमें कॉपर के तार है वो कितने मान लिए मैंने? 12 कंडक्टर मान लिए। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम मान लिया और मेरी मोटर या जनरेटर में पोल कितने लग रहे हैं? 4। ऐसा मैंने माना है। अब देखो, अब हमारी स्टोरी में आता है एक वर्ड है लेप और एक वर्ड है वेव। तो पहली बात तो ये लेप और वेव होता क्या है? जो मेरा जनरेटर है, जो मेरी मोटर है, उसमें या तो मेरी आर्मेचर वाइंडिंग लेप में होगी या आर्मेचर वाइंडिंग किस में होगी? वेव में होगी। बढ़िया है। तो वाइंडिंग लेप में है तब भी मैं कंडक्टर कितने मान रहा हूं? 12। और भले ही वाइंडिंग वेव में है तब भी कंडक्टर कितने मान रहा हूं मैं? 12, यानी 12 कंडक्टर में मान रहा हूं। अच्छी बात है, चलिए ओके। एक तो ये, अगली बात ये है, चाहे मेरी वाइंडिंग लेप में हो या वेव में हो, यहां भी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। और यहां पर भी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। दुनिया का असली आनंद वही लेता है जिसके अंदर धैर्य होता है। अगली 10 मिनट मुझे सुनो, टॉपिक क्लियर। अब देखिए 10 या 15 मिनट। अब देखिए, पोल की संख्या भले ही वाइंडिंग लेप में हो और भले ही वेव में हो, पोल की संख्या 4 है। यहां तक तो कोई बात ना है। अब यहां से चल रहे हैं हम आगे। रास्तों की संख्या सबसे कठिन आपको यही लगेगा, लेकिन समझाएंगे हम। मैंने ये रास्तों की संख्या, आर्मेचर वाइंडिंग है, लेप में हो चाहे वेव में हो, रास्तों की संख्या हमें दोनों में पढ़नी पड़ेगी। लेप में रास्तों की संख्या है वो पोल के बराबर होती है, जो कि यहां पर 4 है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, अभी हम समझा रहे। वेव है, इसमें रास्तों की संख्या कितनी होती है? 2। अब ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, कोई बात नहीं। अब देखो, मेरी आर्मेचर वाइंडिंग है वो या तो लेप में है या वेव में है। आर्मेचर वाइंडिंग में टोटल कंडक्टर कितने हैं? 12 है। ये 12 कंडक्टर को कितने रास्तों में लगाना है? 4 रास्तों में लगाना है। तो एक रास्ते में कितने कंडक्टर हुए हैं? तुम बताओ उसे कि एक रास्ते में, यानी कि सोच लो जितने मैं लिखूंगा, एक रास्ते में यानी एक पाथ में, एक रास्ते में कितने कंडक्टर होंगे? तो भाई टोटल कंडक्टर कितने हैं? 12। रास्ते कितने हैं? 4। तो एक रास्ते में कितने होंगे? 3। अगर यही बात मैं वेव में पता करूं तो कंडक्टर कितने हैं? 12। रास्ते कितने हैं? 2। तो एक रास्ते में कितने हो जाएंगे? 6। समझ नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा। अरे भाई पढ़ाई लिखाई की बातें, इनमें मजा कैसे आएगा? इनमें तो समझना पड़ेगा। अब देखो, अब हम इस दुनिया में चल रहे हैं आगे। भाई टोटल कंडक्टर 12 है। कंडक्टर कहां है? अरे भाई आर्मेचर वाइंडिंग, तारन सुई तो बनी रहेगी। आर्मेचर वाइंडिंग में 12 कंडक्टर है। इन 12 कंडक्टर को कितने रास्तों में लगाना है? 4 रास्तों में लगाना है। एक रास्ते में कितने कंडक्टर आ जाएंगे? 3। देखिए जरा, ये देखो 1, 2 और 3। एक रास्ते में 3 कंडक्टर हो गए। चलिए जी, अच्छा है। ये देखो, एक रास्ता है, इसमें 3 कंडक्टर है। एक रास्ते में 3 कंडक्टर है। चलिए अच्छा है। ये हो गई हमारी वाइंडिंग लेप में। अगर मैं बात करूं वेव में, वेव में रास्ते 2 हैं। एक रास्ते में कितने कंडक्टर आएंगे? 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलिए अच्छी बात है। ये वाला सीन है, क्या है ये आर्मेचर वाइंडिंग है। ये आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है? डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में होती है। ये मेरी संपूर्ण आर्मेचर वाइंडिंग है। भाई ये क्या है? ये आर्मेचर वाइंडिंग का एक कंडक्टर है जी। अच्छी बात है। इस एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस मैंने 2 ओम माना है। ये एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस मैंने 2 ओम माना है। ये मेरी आर्मेचर वाइंडिंग है, इसमें कॉपर के ये कंडक्टर लगे हुए हैं। ये एक कॉपर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो इसका भी 2 ओम है, सभी का 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है और इसका भी 2 ओम है। अगर मैं यहां पर बताऊं तो सभी का रेजिस्टेंस 2 ओम है। अच्छी बात है। एक रास्ते का रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। यहां कितना है? 2, 4, 6 और 8, 10 और 12। एक रास्ते का 12 है। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस पता करना है, समझा देते हैं। देखो, ये एक रेजिस्टेंस है मान लो 6 ओम का, ये 2 रेजिस्टेंस है 6 ओम के, और इस तरह का सीन है।
ये 6 ओम 6, ये भी 6 6 और 6, ये वाला सीन है। तो देखो हमें पता करना है मान लो टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ तो टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम ही होगा, ये तो 6 ओम हो गया। अगर यहाँ पता करना है तो 6, यहाँ भी पता करना है तो 6, और यहाँ भी पता करना है तो 6। अब देखो यहाँ 2 भुजाएं हैं तो 2 से डिवाइड, यहाँ 3 आर्म है तो 3 से डिवाइड, और यहाँ 1 2 3 और 4 है तो 4 से डिवाइड। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 3, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 2, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 1.5। मतलब देसी बात ये है, समझाने की बात ये है कि भाई जितनी भुजाएं होती हैं 1 2 3 और 4, जितनी आर्म होती हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरी आर्मेचर वाइंडिंग का जो संपूर्ण रेजिस्टेंस है 1.5 ओम आ गया। जब मेरी आर्मेचर वाइंडिंग लेप में है तो संपूर्ण रेजिस्टेंस 1.5 ओम आ गया। कैसे आया तो देखो, जब मैंने 6 को 4 से डिवाइड किया तभी तो आया 1.5 ओम। 1.5 ओम 6/4 इक्वल टू, ये 1.5 ओम क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग का संपूर्ण रेजिस्टेंस यानी कि आर ए। चलिए जी अच्छी बात है, ये हो गया आर ए। ये क्या है? 6 को डिवाइड कर रखा है 4 से, तो भाई ये 4 क्या है? रास्तों की संख्या। तो 6 बाई मतलब ए हो गया, ये हो गया आर ए। ये 6 कैसे आया? 2 4 और 6, यानी कि जब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपका कितना आ रहा है? 6 आ रहा है जी, अच्छी बात है। अब देखो ये 2 क्या है? क्या है 2? अरे आ जाना, क्या पढ़ा रहा है मैं समझ में, क्या समझ में आ रहा है? तो नौकरी के लिए सारी बातें समझनी पड़ेगी। ये 2 क्या है? अरे भाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस काई का? एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो यहां लिख दिया मैंने R1 इंटू 3, और देखो भाग को मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो मतलब भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करके 1/a हो जाएगा इक्वल टू आर ए। तो R1 इक्वल टू, ये 3 कहां से आया? 3 12/4, 12 क्या है? टोटल कंडक्टर की संख्या, अपॉन 4 क्या है? रास्तों की संख्या। डन और नॉट डन, इंटू 1/a, ये हो गया आपका आर ए। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि यह है एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस और ये है टोटल रेजिस्टेंस। तो रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन हुआ R1 इक्वल टू Z अपॉन ए स्क्वायर, Z अपॉन ए स्क्वायर। यह रिलेशन है एक कंडक्टर को रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस में, ये रिलेशन है Z अपॉन ए स्क्वायर। यहां पे चेक कर लेते हैं, देखो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक आर्म का कितना है? 12 है, कितनी? 2, कितना ओम हो गया? 6 ओम। क्या ये फॉर्मूला यहां पर भी सही है? चेक कर लेते हैं। तो देखो आर ए इक्वल टू क्या होता है? R1 और Z अपॉन ए स्क्वायर। तो आर ए इक्वल टू R1 यानी कि एक का रेजिस्टेंस कितना है? 2 इंटू Z, अगर हम Z की बात करें टोटल कंडक्टर कितने हैं? 12, ए रास्ते कितने हैं? 2, तो 2 इंटू, इससे ये कैंसिल, कितना ओम आ गया? 6 ओम। कुछ लोग सोच रहे हैं यार ये तुमने क्या पढ़ा दिया, जरा शॉर्टकट बताइए। जरा बता रहे हैं, देखिए लाइफ में अगर एक बात क्लियर है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये था कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस में क्या रिश्ता है, ये था मेरा उद्देश्य। डीसी जनरेटर या डीसी मोटर, उसमें क्या होती है? वाइंडिंग। कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या है? कंडक्टर। कितने? बहुत सारे। उनमें से क्या ले लिया? एक कंडक्टर। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस और संपूर्ण रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है ये Z अपॉन ए स्क्वायर वाला। अब मैं इसका कंक्लूजन आपको बताता हूं। अब की बात तो चल रहा है महाराज। चलिए, तो अब हम आपको कंक्लूजन के तौर पर कुछ बातें बता देते हैं। तो हमने ये लिखा है कि भाई डीसी जनरेटर है या डीसी मोटर है, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग में बहुत सारी कॉइल हैं,
उनमें से एक कोयल, या जो कोयल है उनमें बहुत सारे कॉपर के कंडक्टर हैं। तो हमारा जो रिलेशन है आज वो हम स्थापित कर रहे हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग का जो टोटल रेजिस्टेंस है और ये कोयल जो मतलब कई सारी कोयल हैं, उन कोयलों में जो बहुत सारे कंडक्टर हैं उनमें से एक कॉपर का जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है R1, इनके बीच में क्या रिलेशन है। एकदम साफ है, टोटल रेजिस्टेंस और एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये हमारा टारगेट था। तो हमने क्या माना कि टोटल कंडक्टर की संख्या 12 है, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में जो कंडक्टर हैं वो 12 है। इसके अलावा भी हो सकता है 12, 24, 36, कोई भी नंबर हो सकता है। ये मैंने अपनी मर्जी से माना है कि कंडक्टर की संख्या 12 है, ठीक है। प्लस मैंने ये माना है कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये मैंने अपनी मर्जी से माना है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है। पोल की संख्या मैंने 4 मानी है, कोई और भी हो सकती है। फिर मैंने आपको बताया कि मेरी आर्मेचर वाइंडिंग या तो लेप में होगी या मेरी आर्मेचर वाइंडिंग वेव में होगी। तो आर्मेचर वाइंडिंग लेप में है या वेव में है, मैंने दोनों ही स्थिति में कंडक्टर की संख्या बराबर मानी है। चाहे वाइंडिंग लेप में हो या वेव में हो, सीरीज में हो, पैरेलल में हो, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस मैंने 2 ओम ही माना है, पोल की संख्या मैंने 4 ही मानी है। अच्छा, लेप वाइंडिंग का डिजाइन या लेप वाइंडिंग का जो फैशन है इस तरीके से होता है कि रस्तों की संख्या जो है पोल के बराबर होती है, जो कि यहाँ 4 है। अगर मैं वेव वाइंडिंग की बात करूं तो वेव वाइंडिंग में ये होता है, वेव वाइंडिंग में होता है कि रस्तों की जो संख्या है वो 2 होती है। डन और नॉट डन। अब हम चलते हैं आगे। अगर वाइंडिंग लेप में है, ओके, तो एक रास्ते में कितने कंडक्टर होंगे भाई? टोटल कंडक्टर 12 है, रास्तों की संख्या 4 है, तो 12/4 यानी 3 कंडक्टर हो जाएंगे। टोटल कंडक्टर 12 है, रास्ते 2 हैं, तो 6 कंडक्टर हो जाएंगे। देखो, एक रास्ते में यहाँ पर 3 कंडक्टर हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं वेव में तो एक रास्ते में 6 कंडक्टर हो जाएंगे, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो निष्कर्ष जो निकल कर आया था वो ये था, यानी कि अगर हम कंक्लूजन की बात करें, हमने जो थोड़ा देर पहले समझाया था आपको कि टोटल जो आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है इक्वल टू होता है एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंटू Z/A²। दोनों जगह हमने इसको लगा दिया, R1 इंटू Z/A²। जैसे R1 की वैल्यू कितनी थी 2 ओम, Z कितना था आपका यहाँ पर 12, और रास्ते कितने थे 4, तो 4 इंटू 4। तो देखो ये से कितनी बार 2, ये से कितनी बार 6, 6/4 कितना होता है 1.5। अगर यहाँ पर अप्लाई करें, देखो R1 यानी कि 2 है, कंडक्टर की संख्या 12, 2 इंटू 2 6 ओम आ गया। अब देखो यहां से आगे, अरे कच्छू बिना भाई, लेप और वेव की कंपैरिजन करेंगे। कंडक्टर बरोबर हैं, लेकिन यहां पर टोटल रेजिस्टेंस 1.5 आ रहा है और यहां पर टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम आ रहा है। मैंने जो कॉपर लिया है, कॉपर के कंडक्टर लिए, दोनों में बराबर हैं, कॉपर दोनों में बराबर है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है जी। वेव में रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस वेव में ज्यादा है और लेप में कम है। अब जब यार वेव में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगी, तो करंट आपकी क्या होगी वेव में कम होगी। डन। अब रास्तों की बात करें, लेप में रास्ते कितने हैं 1, 2, 3 और 4, यानी कि लेप में मेरे रास्ते ज्यादा होते हैं। डन और नो डन। और एक रास्ते में अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, देखो यहाँ 3 है, तो वेव में कितने थे 6 थे, तो अगर मैं रास्तों की बात करूं, एक रास्ते में कंडक्टर की बात करूं तो वेव में ज्यादा होते हैं। अगर हम इसी तरह से वोल्टेज की बात करें, एक है लेप और दूसरा वेव, तो हमें टोटल जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, अब इस तरह से याद रखें भाई, यहाँ पर आपकी वेव में करंट ज्यादा है तो लेप में वोल्टेज ज्यादा होगा, सीधी सीधी बात है। ये क्या नाटक कर दिया आपने, आराम से मैंने कहा भाई मेरी वाइंडिंग लेप में हो वेव में हो, मैंने कंडक्टर बराबर लिए थे, लेकिन रिजल्ट में रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहा था। तो रेजिस्टेंस जो है, अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं, रेजिस्टेंस वेव में ज्यादा है, वेव में रेजिस्टेंस
ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगी, कम होगी। डन और नॉट डन। अब मैंने कहा रास्ते, तो भाई आप देखो 1 2 3 और 4, तो आपके लेप में रास्ते ज्यादा है। एक रास्ते में कंडक्टर यहाँ 3 थे और वेव में 6 थे, तो ऑब्वियस सी बात है एक जो रास्ते में कंडक्टर है वो आपकी वेव में ज्यादा होंगे, वोल्टेज लेप में ज्यादा होगा। वोल्टेज वाली जो बात मैंने बताई है, लेप में करंट ज्यादा है तो वोल्टेज जो है वेव में ज्यादा होगा, ये गलत है। वोल्टेज किस में ज्यादा होगा, वेव में। जो वोल्टेज है ये वेव में ज्यादा होगा, वेव में वोल्टेज ज्यादा होगा। अब ठीक है, अच्छा कैसे कहें हम ये बात कि भाई वेव में वोल्टेज ज्यादा होगा, कोई हमारे पास है इसका कुछ कहने लायक बात? चलो इसको हम आपको हल्का सा समझा देते हैं कि जो वोल्टेज है ये लेप में ज्यादा होता है कि वेव में, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि भाई वोल्टेज लेप में ज्यादा होगा कि वेव में ज्यादा होगा। देखो एकदम सिंपल है, कोई टफ बात नहीं है। तो देखिए ये मेरी लेप है और ये मेरी वेव है। चलिए अच्छी बात है। लेप में एक रास्ते में कंडक्टर कितने थे, 3। एक रास्ते में 3 कंडक्टर है। डन और नोट डन। एक रास्ते में आपका 3 कंडक्टर है, ये आपकी हो गई लेप वाइंडिंग। साथ में दूसरी कौन सी वाइंडिंग है, वेव। अगर मैं वेव वाइंडिंग की बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे रास्ते में भी कितने होंगे, 3, ये हो गया आपका 4 5 और 6। ये मेरी वेव वाइंडिंग है। तो देखो अब मैं बात करता हूं एक कंडक्टर की, चाहे कंडक्टर लेप में हो, चाहे कंडक्टर वेव में हो, चाहे कंडक्टर सीरीज में हो और चाहे कंडक्टर पैरेलल में हो। एक कंडक्टर में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज मैंने यहां मान लिया, मान लो 8 वोल्ट है, तो यहां पर भी एक कंडक्टर में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज 8 वोल्टेज ही होगा। क्या कहा मैंने, आराम से समझ लो। आर्मेचर वाइंडिंग का एक कंडक्टर है, अब वो कंडक्टर लेप में हो, वेव में हो, सीरीज में हो, पैरेलल में हो, एक कंडक्टर में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज बराबर होगा। ओके, इस कंडक्टर में भी कितना वोल्टेज होगा, 8। इस कंडक्टर में भी कितना होगा, 8, यानी सभी में 8 8 होगा। तो एक रास्ते का वोल्टेज कितना हुआ, 24 वोल्ट। यहां पर कितना होगा भाई, 8 और कंडक्टर 6, एक रास्ते का कितना होगा, 48 वोल्टेज, इसका भी 48। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, 8 या 24। यहां आपको आउटपुट में कितना मिलेगा, 24 वोल्ट, और यहां आपको आउटपुट में कितना मिलेगा, 48 वोल्ट। अब ये बताओ वोल्टेज कहां ज्यादा कहां कम है, लेप में कम है और वेव में ज्यादा है, तो वोल्टेज जो है वेव में आपका ज्यादा होगा। ये हल्की सी मिस्टेक थी, इसके लिए सॉरी। तो भाई तुम्हें समझ में आया होगा मैंने जो बातें कही हैं, एकदम आसान भाषा में कही है, फीलिंग के साथ पढ़िए। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, ठीक है। चलो उन सभी बातों को भूल जाओ जिनके कारण पढ़ाई नहीं होती, केवल वही एक बात ध्यान रखो जिस कारण क्या होती है, पढ़ाई। चलो भाषणबाजी नहीं।